एक और द्रोणाचार्य रचनाकार शंकर शेष। अब तक हमने देखा कि अरविंद की तरफ से परेशान होकर, निराश होकर अनुराधा आत्महत्या कर लेती है। अरविंद अकेले बैठा है और उसके सामने विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। अब आगे विमलेंदु और अरविंद के बीच का संवाद। विमलेंदु: इस्तीफा लिख रहे हो क्या? तुम फिर आ गए। मैं गया ही कहा था। इस्तीफा क्यों लिख रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सब जानते हुए क्यों पूछते हो? क्या ऐसी मनस्थिति में नौकरी करना संभव है? तब क्या करोगे? अभी सोचा नहीं है। नौकरी के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? हर बार तुमने नई नौकरी करने के लिए ही तो पुरानी नौकरी छोड़ी। फाड़ कर फेंक दो अपना इस्तीफा। तुम ऐसा कहते हो? हाँ, मैं कहता हूँ। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इस्तीफा लिखता ज़रूर, पर थोड़ी देर बाद फाड़ कर फेंक देता। यह जानते हुए भी कि एक निरपराध लड़की के खून की जिम्मेवारी मेरे सिर है। हाँ, क्योंकि तुम उस लड़की की आत्महत्या के लिए पूरे जिम्मेदार नहीं हो। तो कौन है? 3 आदमी: प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। लेकिन दगा तो मैंने दिया। विमलेंदु: इससे क्या होता है? प्रेसिडेंट तुम्हें पुलिस की धमकी न देता तो क्या तुम अपना निर्णय बदलते? जानते हो, अनुराधा के बाप ने अपना विरोध 5,000 रुपये में बेच दिया। लड़की को रातों रात दूसरे गांव भेजने की योजना बन चुकी थी। प्रेसिडेंट ने सब इंतजाम कर रखे थे। इसलिए तुम नाहक पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ओढ़ रहे हो। लेकिन मेरी आत्मा। आत्मा? आत्मा क्या चीज़ होती है? केवल शरीर सत्य है। आत्मा वात्मा सब बकवास है। जानते हो, मेरी जवान विधवा पत्नी, क्या हो गया उसे? जानते हुए भी पूछते हो? कुछ नहीं। छोटी सी नौकरी कर अपना पेट पाल रही, बच्ची का पेट पाल रही, कभी कभार मेरी याद में रोती है। तो पर उसे लोग चैन से कहाँ रहने देते। उसका एक नया अवसर आया। 60 साल उम्र है उसकी। वह डोरे डाल रहा है मेरी पत्नी पर, प्रमोशन का लालच दे रहा। अब बोलो, कहाँ है आत्मा? शरीर, केवल शरीर। तो तुम कहना क्या चाहते हो? फाड़ कर फेंक दो इस इस्तीफे को। ठाठ से नौकरी करो। अभी तक तुमने गबन नहीं किया, पर अब करो। प्रेसिडेंट का साथ दो, उस कमीने का। उसे गाली मत दो। तुम्हारे लिए वह बड़े काम का आदमी, जानते हो, वह 1-2 दिनों में मंत्री बन रहा। हो सकता एजुकेशन उसके हाथ लग जाए। इससे क्या? क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा? कुछ तो करेगा, देखना। वह तुम्हें कुछ बनाकर रहेगा। उठाओ, फाड़ दो अपना इस्तीफा, फाड़ो। नहीं, उस लड़की को मैंने दगा दिया है। मेरे कारण उसने आत्महत्या की है। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने दो। प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं, वह तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्तां छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ। द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था। वह चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो अपना नाटक, याद करो। प्रकाश कम, वह व्याकुल। संगीत। अश्वत्थामा एक छोटी सी चौकी पर बैठा उदास। कृपि आती, घर बुहारने लगती। अश्वत्थामा को सोच में देखती। वह बैठा खींच रहा। कृपि और अश्वत्थामा के बीच का संवाद। कृपि: क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। क्यों इतना सोचता है? इस उम्र में तुझे लोग दार्शनिक कहने लगे। माँ, पिताजी नहीं आए? आते होंगे। जानती है, आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर वनवास चले गए। जानती हूँ। जानते हुए भी तू इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकती है? तो क्या करूँ? चीखूं? दुख तो इसी बात का है कि कोई चीखता ही नहीं, सब चुप बैठे रहते हैं। तो तू चीख। अब क्या चीखूंगा? जब चीखना था तब तो चुप रहा, कायरों की तरह। मेरा पिता भी चुप रहा, और लोग भी तो चुप रहे। औरों की बात मैं नहीं जानता, पर पिताजी क्यों चुप रहे? मैं सोचता था उनकी गर्जना से पूरा राजसभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। कृपि: पर तू क्यों चुप रहा? तू तो गरज सकता था। बहुत होता दुर्योधन के भाई तुझे मार डालते, पर तू क्यों चुप रहा? अश्वत्थामा: वही मैं भी सोच रहा हूँ। मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए? बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? यह प्रश्न तू मुझसे क्यों पूछ रहा? तो किससे पूछूं? मुझे संस्कार किसने दिए? क्या तुमने? पिताजी ने नहीं दिए? तो अब ऐसा क्यों हुआ? अपने पिताजी से पूछ। तुम उत्तर क्यों नहीं देती? रजस्वला एक वस्त्रा द्रौपदी को दरबार में नग्न किया गया, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मर्मभेदी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी। इसके बाद भी चुप रहा। बताओ, ऐसा क्यों हुआ? कहती हूँ ना, अपने पिता से पूछ।
इसका मतलब है कि जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर टाल रही हो। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? कृपी, मैं नहीं जानती। सोचती क्यों नहीं? वनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? और तो और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं आए, उनकी मर्जी। नहीं, बात इतनी आसान नहीं है माँ। कल की घटना के बाद वे पिताजी से घृणा करने लगे हैं। पिताजी उनके लिए अब आदरणीय नहीं रहे। पिताजी वनवास जाने से पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं आए? द्रोण, क्यों आते? अश्वत्थामा, क्या वे आपके शिष्य नहीं हैं? पर मैं उनका गुरु कहाँ रहा? संसार तो आपको महान आचार्य मानता है। संसार को क्या नहीं मनवाया जा सकता? पिताजी, आप कल दरबार में चुप क्यों रहे? कल से यह प्रश्न मुझे नोच नोच कर खा रहा। बताइए ना, आप चुप क्यों रहे? द्रोण, क्या इस प्रश्न का उत्तर देना अब जरूरी है? अश्वत्थामा, हाँ पिताजी। जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी, तब वह आपके सामने आकर खड़ी हो गई। याद है उसने क्या कहा था? उसने कहा था, आचार्य, आप तो न पांडवों के रक्त संबंधी न कौरवों के, आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष। पर आप चुप रहे, क्यों? द्रोण, इस प्रश्न का उत्तर अपनी माँ से पूछो। अश्वत्थामा, जब मैं माँ से पूछता हूँ तो वो कहती है पिता से पूछो, और अब आप माँ की ओर संकेत कर रहते हैं। द्रोण, जो जिम्मेवार है उससे ही पहले पूछना चाहिए। कृपी, मैं जिम्मेवार हूँ तुम्हारी चुप्पी के लिए? तुमने कुछ लगता नहीं मुझ पर आरोप लगाते हुए। द्रोण, जरा गहराई से सोचो, पिछली बातों के संदर्भ में सोचो। कृपी, अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी सी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्यत्व कहाँ मर गया था? क्या वह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूतपुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? द्रोण, आवेश कोई तर्क नहीं होता। कृपी, जरा अपनी ओर देखो। क्या देखूं? साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होते देखकर एक हिंसक आनंद मिल रहा था? द्रोण, लेकिन वह कृपाचार्य, विदुर और भीष्म भी तो थे। वे क्यों चुप रहे? इसके कारणों पर विचार क्यों नहीं करती? वे तो शिक्षक नहीं है, आचार्य नहीं है। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाले इतिहास तुम्हें कोसेगा। अश्वत्थामा, माँ, कृपी, चुप रहो। तू क्यों नहीं बोला? जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था, तो तू क्यों चुप रहा? तेरा अध्यात्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का? द्रोणाचार्य, कृपी, कृपी, चीखो मत। बहुत होता कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में मैं भी इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। द्रोण, कृपी, तुमने यही बात 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? तो क्या होता? तो संभवतः यह घटना ही नहीं होती। 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या किया? याद करो, अश्वत्थामा तब छोटा था। तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगने भेजा था। पर तुम उस समय दरिद्र भी तो थे। घर में 2 मुट्ठी आटा भी कहाँ रहता था? द्रुपद के पास ना भेजती तो क्या करती? तुमने मुझे एक क्षण चैन से नहीं रहने दिया। दिन रात तुम्हें दारिद्र्य से शिकायत थी। मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का एक शब्द नहीं कहा तुमने। क्या यह सच है माँ? उस दिन की याद क्यों नहीं करते जिस दिन मैंने दूध के नाम पर अश्वत्थामा को आटे का घोल पिलाया था? द्रोण, वही दिन था। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया। उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र राज के समान। उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं? मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं दी? क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया? बोलो, मुझे राजकीय अन्न की दास्ता से समझौता करने पर किसने विवश किया? अश्वत्थामा, माँ, उस दिन तुमने आटे के घोल के बदले विष क्यों नहीं पिलाया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला तुमने? द्रोण, और उस राज के अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा। मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ देकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात, शुद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया। अश्वत्थामा, उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमियों का कहाँ से निर्माण करता? कृपी, लेकिन राजकीय अन्न की दास्ता से मुक्त होने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने?
नहीं कर पाया। उस दास्तां ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार भौरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपी, मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। अश्वत्थामा, पिताजी अब इस राज के दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? द्रोण, नहीं बेटे, अब वह संभव नहीं। बहुत देर हो गई। अब मुझे उसका ही साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, वस्त्र देता है। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं। अश्वत्थामा, द्रौपदी के इस अपमान के परिणाम क्या होंगे पिताजी? द्रोण, युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं। अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे भी ग्रस रही। धीरे धीरे अंधकार जेल की कोठरी का आभास स्पॉट केवल अरविंद पर पड़ता। दाढ़ी बड़ी हुई, जर्जर। धीरे धीरे विमलेंदु की शरीराकृति उभरती। विमलेंदु, मृत शिक्षक, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। झूठ बोलते हो। तुम सोच रहे हो कि कल अदालत में क्या होगा। मैं क्यों सोचूं? मैंने हत्या नहीं की। मैंने कहाँ कहता हूँ कि तुमने हत्या की? इतना साहस तुम में है ही कहाँ? हत्या की तो दूर रही, तुम आत्महत्या भी नहीं कर सके। तुम जानते हो कि मुझ पर केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है। तुम यह भी जानते हो कि मैंने उस पहाड़ी क्लिफ से प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। तो दृश्य परिवर्तन में हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट की मृत्यु हो चुकी है। विमलेंदु, ये सही है, तुम निरपराध हो, लेकिन सच बताना, पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंट के लिए तुम्हारे मन में भयानक नफरत रही है या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने... बीच में मत बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। ऊपर ऊपर से भले तुम उसका साथ देते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम उसे नष्ट करने की योजना बना रहे थे या नहीं? लेकिन वह केवल एक विचार था। फिर झूठ। वह केवल विचार नहीं था, उसमें योजना का बीज था। पिछले साल उस क्लिफ से कूदकर जब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की, तो तुम वह स्थान देखने गए थे। हाँ, गया था। उस स्थान को देखकर तुम्हारे मन में कौन सी क्रूर कल्पना आई थी? बोलो। याद नहीं आता। फिर झूठ। मुझसे झूठ बोलकर जाओगे कहाँ? क्या प्रेसिडेंट को धकेलकर उसकी हत्या करने का विचार तुम्हारे मन में नहीं आया था? आया था। इसके बाद प्रेसिडेंट बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर। उसे डॉक्टरों ने सुबह और शाम को दूर तक घूमने की सलाह नहीं दी थी, और तुम उसके साथ घूमने जाने लगे। लोगों ने इसे खुशामद समझा, पर तुम्हारे मन में वह पापी विचार बना रहा। क्यों? बना रहा या नहीं? हाँ, बना रहा। धीरे धीरे तुम उसे शाम के समय उस क्लिफ की ओर ले जाने लगे। प्रेसिडेंट को तुम्हारे इरादे पर शक नहीं हुआ, पर मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था, लेकिन तुम कर रहे थे। और उस शाम को क्लिफ को नीचे तराई के गांव में मेला लगा था। नगाड़ों की आवाज़ें आ रही थी। तुमने प्रेसिडेंट के क्लिफ के बिल्कुल छोर तक बुलाया, जिससे वह मेला देख सके। तुमने कहा था, देखिए प्रेसिडेंट साहब, लोग कैसे चींटियों जैसे लग रहे। कहा था ना? हाँ, कहा था, लेकिन हत्या का विचार मेरे मन में तब भी नहीं था। प्रेसिडेंट उत्सुकतावश तुम्हारे सहारा लेकर आगे बढ़ा। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोलो। उस समय तुम्हारा मन पाप से नहीं भरा, लेकिन मैंने उसे नहीं धकेला। लेकिन पापी विचार तुम्हारे मन में आया था कि नहीं? हाँ, आया था। लेकिन भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया। प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका, खुद ही गिर गया। क्यों? हाँ, वह अपनी मौत मरा। मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरे शत्रु जबरदस्ती मुझे फांस रहे। कौन है तुम्हारा शत्रु? अब किसका नाम लूँ? तुमने पुलिस में रिपोर्ट की, एक्सीडेंट कहा, तुमने पूरी बात बताई। इसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने जांच की मांग की। जानते हो वे लोग कौन थे? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर झूठ। कितना झूठ बोलोगे? वे लोग थे तुम्हारे सहयोगी, जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखाकर केवल 300 रुपये वेतन देते थे। लेकिन यह तो पुरानी परंपरा है। लोगों को तुमसे उम्मीद थी कि इस परंपरा को तोड़ोगे। लोगों की इस तरह सोचने का जिम्मेदार मैं कहाँ हूँ? फिर झूठ। फांसी का बंदा पास आता जा रहा, फिर भी सच नहीं बोलते। तुम हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ लेक्चर देते थे। तुम हमेशा मानवीय अधिकारों का झंडा उठाकर घूमते थे कि नहीं? लोग तुमसे आशाएं रखते थे। क्या गलत करते थे? तुमने उन्हें दगा दिया।
जब तुम प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाने लगे तो तुम्हारे साथियों को विश्वास हो गया कि तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं। यह झूठ है। मैंने अपने सहयोगियों को कभी नहीं सताया, पर उनके लिए कभी कुछ किया भी तो नहीं। अब तुम केवल एक बात को लेकर परेशान हो, कल चंदू अदालत में क्या बोलेगा। चंदू वही 20 वर्ष का विद्यार्थी जिसको चीटिंग के गलत केस में फंसाया गया था और जिसकी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली थी। अरविंद, चंदू सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता। विमलेंदु, क्या तुम चाहते हो कि वह सच बोले? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? उसके सच बोलने का अर्थ समझते हो? तुम्हारा अपराध सिद्ध होगा। वह मुझे बचाएगा विमलेंदु। उससे मेरा विरोध हो सकता है, मैंने उस पर अन्याय किया है, यह भी सच है, पर चंदू मेरा शिष्य है। आखिर वह कुछ तो सोचेगा, वह मुझे ज़रूर बचाएगा। विमलेंदु, शिष्य होना काफ़ी नहीं होता, वह मनुष्य भी है। वह तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसे संभालो, मैं यही कहने आया था कि उसे संभालो। दृश्य परिवर्तन, कोर्ट रूम का सीन। आवाज़, योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से प्रश्न पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। तुम प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से। तब मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। किस तरह? वे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। तुम्हें कॉलेज छोड़े कितने वर्ष हो गए? मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं। तब मैं कॉलेज से निकाला गया। क्यों निकाल दिया गया? मैंने कॉलेज अथॉरिटीज़ का विरोध किया। किस बात को लेकर? नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने छुरा रखकर नकल की थी। मैं पकड़ा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। जितना पूछा जाए उतना का जवाब दो। किसने दबाई रिपोर्ट? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। इसका क्या प्रमाण है? इस बारे में कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल से पूछा जा सकता। कॉलेज से निकाले जाने के बाद तुम क्या करते रहे? कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी? कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। मेरे अर्थ का विश्वास न हो तो शब्दकोश देखिए। सरकारी वकील के प्रश्नों का सीधा जवाब दो, अदालत मजाक करने की जगह नहीं। क्या तुमने नकल नहीं की थी? नहीं। लेकिन पकड़े तो गए थे? जी हाँ। जब तुम्हारे पास अपना नकल न करने का दावा सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रमाण है? यूनिवर्सिटी का फैसला। योर ऑनर, सरकारी वकील के प्रश्नों का मुकदमे से सीधा संबंध नहीं है। योर ऑनर, मेरे हर प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध। चंदू के उत्तर से साफ जाहिर है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबाई। इससे क्या प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में नई जानकारी नहीं मिली? गो अहेड विद योर क्वेश्चन। तुमने अनुराधा नाम की किसी लड़की का नाम सुना है? चंदू, जी हाँ। किस तरह? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। क्या तुम्हारा और उसका उतना ही परिचय था? नहीं, मेरा उसका गहरा परिचय था। गहरे से क्या मतलब? यानी हम दोनों का प्रेम था। कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वह तुमसे प्रेम करती रही? हाँ, मरते दम तक मुझसे प्रेम करती रही। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, है। उसके पत्र है मेरे पास। जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की उस दिन तुम कहाँ थे? नाना की मृत्यु हो जाने के कारण बाहर चला गया था। उसके आत्महत्या का कारण बता सकते हो? प्रोफेसर अरविंद, क्या तुम यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहे हो? अदालत के सामने सच बोलने की शपथ ले रखी है मैंने। तुम इतने दावे से प्रोफेसर को दोषी ठहरा सकते हो? चंदू, मेरे पास प्रमाण है। कैसा प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या तुम अदालत के सामने वह पत्र पेश कर सकते हो? जी हाँ, कल तक पेश कर दूंगा। क्या लिखा था उस पत्र में? चंदू, उसने लिखा था, मैं ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इतने में एक राजकुमार आया इतने में राजकुमार आया। उसने मुझसे छेड़खानी की। विरोध करने पर मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इस पत्र का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। अदालत का कीमती वक्त खराब किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। हाँ, पत्र में आगे क्या लिखा था? चंदू, पत्र में आगे लिखा था, इसी समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब आ गए, उन्होंने मुझे बचाया। इसके बाद मुझसे रिपोर्ट लिखवाई, कहा मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूँगा। मुझे उसके कमीने बाप ने से बहुत सी बातों का हिसाब का चुकाना है। तो पत्र में लिखा था कि मुझे प्रेसिडेंट से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। जी हाँ। आगे क्या लिखा था? आगे लिखा था, माँ और बाबूजी नहीं चाहते कि मामले में आगे बढ़ाऊं। वे मेरे बदनाम होने से डरते, पर मैं लड़ूंगी। लड़ना मैंने तुमसे सीखा। मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल पर दबाव डाला जाएगा। मैं प्रिंसिपल के यहाँ जा रही उनसे साफ साफ पूछने कि वह मेरा साथ देंगे या नहीं। यदि उन्होंने दबाव में आकर साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवित ना रहूं। इसके बाद क्या लिखा था? मुझे जल्दी आने को कहा था। तुमने लौटकर पुलिस को वह पत्र क्यों नहीं दिखाया? प्रिंसिपल के बदल जाने पर क्या होता?
फिर अनुराधा की मृत्यु ने मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया। मैं करीब करीब पागल हो गया था। आज भी मुझे जीवन व्यर्थ लगता, मेरे जीने में कोई विश्वास नहीं। योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था, मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत से हिसाब चुकाने हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में उस प्रेसिडेंट के लिए पहले से नफरत थी। उसके खिलाफ वह हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। तुम उस दिन पहाड़ी क्लिफ की ओर क्यों गए थे? चंदू, आत्महत्या करने। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? कहा ना, जीवन में मेरा विश्वास उठ गया था। लेकिन क्यों? प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह निकाला गया, उससे मेरा जिंदगी के प्रति रहा सहा विश्वास भी जाता रहा। तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं क्लिफ से कूदने वाला था तो कूदे क्यों नहीं? मुझे पाँव की आहट सुनाई पड़ी, करीब आती हुई बातचीत। तो तुमने क्या किया? एक और झाड़ी में सरक गया। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को। दोनों में क्या बातचीत हो रही थी? प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? प्रोफेसर अरविंद उन्हें बहुत उकसाते रहे, उनसे नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह करते रहे। तब आखिर विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिफ के छोर तक आया। आगे कौन था? प्रेसिडेंट। पीछे प्रोफेसर अरविंद। प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहाँ था? प्रेसिडेंट की पीठ पर। वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा और क्लिफ से नीचे गिरता। क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? चंदू चुप रहता। पहली आवाज़, बोलते क्यों नहीं? प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था। चंदू अरविंद की ओर देखता, अरविंद कातर दृष्टि से उसकी ओर देखता। फिर क्षण भर में चंदू की मुद्रा कठोर हो जाती। चंदू, हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रोफेसर अरविंद घबराकर भागने लगे। मैंने उन्हें आवाज़ दी। क्या उन्होंने तुम्हें देखा? हाँ, अच्छी तरह देखा। तब क्या वे रुके? जी नहीं। भागते रहे, मैं भी भागता रहा। वे कहाँ गए? प्रेसिडेंट के बंगले पर। क्यों? शायद फ़ोन करने। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उनका फ़ोन आ चुका था। योर ऑनर, और मज़े की बात है कि प्रोफेसर अरविंद ने पुलिस को फ़ोन किया था। उसमें घटनास्थल पर ही चंदू की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि वे इस बात को छिपाना चाहते थे। आप गवाह से और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नो योर ऑनर। नाउ द डिफेंस काउंसिल में क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। धीरे धीरे अंधकार, कुछ ही क्षणों में प्रकाश, जेल का आभास, विमलेंदु की शरीराकृति उभरती। अब विमलेंदु, मृत शिक्षक और अरविंद के बीच के संवाद। विमलेंदु, अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम चंदू के बारे में नहीं सोच रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम चंदू के अलावा दूसरा सोच क्या सकते हो? विमलेंदु, चंदू सच क्यों नहीं बोला? लेकिन वह झूठ भी तो नहीं बोला। उसने यह तो नहीं कहा कि तुमने प्रेसिडेंट को धकेला। उसने सिर्फ कहा हो सकता है। पर वह जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं धकेला। वह जानता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ। इसके बाद भी वह झूठ क्यों बोला? यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने। बिल्कुल यही प्रश्न। मरते मरते क्यों भूल जाते हो बार बार मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो, महाभारत का 15वां दिन। द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। घमासान युद्ध। उसने भयानक पद्माकार व्यू की रचना की थी। वह लड़ रहा था, पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। लेकिन इसी बीच प्रकाश कम होता है, युद्ध का भयानक कोलाहल, भयानक चित्कारें, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली मर्मभेदी आवाज़ें कम होती। एक तीखी आवाज़। अब ये महाभारत में जो दृश्य थे, द्रोणाचार्य नाटक का जो दृश्य था, उसकी व्याख्या। एक तीखी आवाज़। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया, वह देखो। प्रकाश मंच पर बिखरता, रथ का टूटा पहिया, रथ के डंडे के पास द्रोणाचार्य खड़ा। एक सैनिक उसके पास से भागता हुआ निकला। द्रोणाचार्य उसे रोकता हुआ। क्या अश्वत्थामा मारा गया? मेरा बेटा अश्वत्थामा?
सैनिक, लोग तो यही चिल्ला रहे, पांडवों की सेना में खुशियां मनाई जा रही। पर क्या यह सच है? युद्ध में क्या सच क्या झूठ, किसी का भरोसा नहीं। द्रोण, पर तुम इसे पांडव की चाल समझते हो। कुछ नहीं कहा जा सकता आचार्य। जयद्रथ के वध का स्मरण कीजिए। सूर्य अस्तांचल से वापस आ सकता है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। वह जाता है, एक दूसरा आहत सैनिक पास से गुजरता है। द्रोणाचार्य उसे रोकते हुए, बताओ कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र? बताते क्यों नहीं? आहत सैनिक, मैं भी आपकी तरह कोलाहल सुन रहा, चारों ओर हाहाकार मचा। अर्जुन के वाणों से व्याकुल होकर कौरवों की सेना भाग रही। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा या आपका पुत्र? लड़खड़ाता हुआ जाता द्रोण, कोई नहीं बताता, कोई बताने को तैयार नहीं। युधिष्ठिर आता दिखाई देता। द्रोण पुकारते, द्रोण, युधिष्ठिर सुनो, यहाँ आओ। युधिष्ठिर पास आता, आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर, कोलाहल सुन रहे हो? हाँ गुरुदेव। मेरा मन इसे सुनकर काँप रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम सच बोलोगे? मैं कभी झूठ बोला गुरुदेव? इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। यहाँ युद्ध में? हाँ, यहाँ युद्ध में, जहाँ सब कुछ सत्य है और कुछ झूठ। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बताओ कि कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र? नर या कुंजर? युधिष्ठिर, मैं इतना ही जानता हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण, वह नर था या कुंजर? बोलो, इस प्रश्न के उत्तर पर मेरा जीवन निर्भर करता, जल्दी बताओ। युधिष्ठिर, अश्वत्थामा अवश्य मारा गया था, मारा गया। वह नर था, इसके आगे बुदबुदाता, या कुंजर? इसी समय जोर से शंख ध्वनि, कोलाहल। द्रोणाचार्य एकदम टूट जाता। तो मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगा? नहीं, अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। नेपथ्य से आवाज़, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? धृष्टद्युम्न, काट लो उस बूढ़े की गर्दन, ले लो अपने पिता के अपमान का बदला। धृष्टद्युम्न आता है और निहत्थे द्रोणाचार्य पर आक्रमण करता। अंधकार, कुछ ही क्षणों में प्रकाश। द्रोणाचार्य मरणासन, अश्वत्थामा आकर उसका सर अपनी गोद में रखता। द्रोणाचार्य क्षीण स्वर में, तुम जीवित हो अशु? तब वह धर्मराज झूठ क्यों बोला? गुरु दक्षिणा की शपथ के बाद वह भी झूठ बोला, क्यों? क्यों? युधिष्ठिर, गुरुदेव। द्रोण, ठीक किया तुमने, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैं उसका विरोध में लड़ा। अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राजकीय अन्न की दास्तां, समझौते का चरित्र। ठीक किया तुमने। इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? अच्छा किया तुमने, अच्छा किया तुमने। मृत्यु, अंधकार, कुछ देर तक करुण संगीत, प्रकाश, फिर उभरता अरविंद और विमलेंदु पूर्व स्थिति में। विमलेंदु, मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर? चंदू की अरविंद की धर्मराज से तुलना क्या ठीक है? फिर झूठ। तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है? आवर फिर झूठ। तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है? आवर ऑफ कन्फेशन इज अप्रोचिंग। पर तुम सच नहीं बोलना चाहते। बताओ, चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? तुमने। और किसने? मैंने। तुमने उसके लिए कब सच बोला? जानते हो, तुम्हारे हर झूठ ने उसके हर विश्वास को गहरा धक्का दिया। कुल मिलाकर शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र पर भाषण, मार्क्स, पीगू और केन्स के सिद्धांत, ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते थे। सवाल है, तुमने क्या दिया? क्या ऐसा कुछ दिया तुमने जो उसके जीवन को अर्थ देता? तुम रह रहकर मुझे दोष दे रहे हो, पर बताओ, मुझे झूठ बोलना किसने सिखलाया? व्यवस्था ने। दम घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने। विरोध से तिलमिला उठने वाली व्यवस्था ने। क्या मैं शुरू से कमीना आदमी था? नहीं। क्या मैंने मार्क्स, पीशू और केन्स के सिद्धांतों से आगे बढ़कर जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की? क्या मुझ में आक्रोश नहीं था, छटपटाहट नहीं थी? मैंने कहा मना करता हूँ। तब तुम उस प्रेसिडेंट का दोष क्यों नहीं देते? विमलेंदु, क्योंकि उसके पास शक्ति थी। व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है, उसने तय कर दिया, उस पर तुम चले क्यों नहीं? याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। इसलिए विरोध मत करो, सब विरोध बकवास है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो।
चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। क्या तुम्हारे आत्म बलिदान का यही निष्कर्ष है? वजनी शब्दों का इस्तेमाल बंद करो, उन्होंने अर्थ खो दिए हैं। मेरा आत्म बलिदान? बेवकूफ, जानता है मेरी पत्नी कहाँ है? नहीं, मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु शहर छोड़कर चली गई उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उसकी भूखी नज़र से बचने के लिए। इसके बाद भी तू आत्म बलिदान की भाषा का व्यभिचार करता है, शर्म नहीं आती? नहीं, यह झूठ है। विमलेंदु नहीं, यही सच है, आगे मत बोल। जानता है तू कौन है? मैं कौन हूँ? तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य। इतिहास की धार में लकड़ी की ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। मैं द्रोणाचार्य नहीं, अरविंद हूँ, प्रोफेसर अरविंद। विमलेंदु बकवास, तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उसका साथ देने वाला। तू किस बात का प्रोफेसर? तू द्रोणाचार्य है। अरविंद नहीं, नहीं। विमलेंदु हाँ हाँ, तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। धीरे धीरे अंधकार